हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इतने राजी कैसे हो आप लोग? हाँ, मेरे को देख के तो मेरे तो वीडियो तुमने देखी होंगे पहले, घर पे बैठ बैठ के फालतू में हंसे होंगे तुम। कईयों ने उस वीडियो के चक्कर में एडमिशन ले लिया होगा। यहाँ आते पता चला कि सुबह सुबह और ही कुछ पढ़ना पड़ा आपको। धोखा लगा होगा, आपको लगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ऐसे कौन करता है? हाँ, तो यूं तालियां वालियां नहीं बजानी अपने। क्या पढ़ा सुबह वाली क्लास में? बायोलॉजी पढ़ी। पल्ले तो पढ़ी आपके, समझ में आई? हाँ भाई, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ना पड़ता है। मैं जो पढ़ाऊंगा इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता वैसे ही आ जाएगा। इतना सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, ये अपने आप ही आ जाएगा और अपने क्लास में पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा। घर पे जाके नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बात है नहीं। पर साइंस यदि नहीं पढ़ी घर पे जाके तो तीन चार दिन बाद में ये भी नहीं समझ में आता कि ये आदमी है, कोई अंग है, कोई मशीन है क्या है एग्जैक्टली जिसके बारे में पढ़ के आए थे। तो वहां लोचा हो जाता है बाद में। फिर क्या, आप कभी सिलेबस देखोगे, सिलेबस में लिखा होता है जीके एंड जीएस। क्या लिखा होता है? सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो सामान्य सामान्य सब तो दोनों में सेम है, पर एक में लिखा हुआ है ज्ञान, एक में लिखा हुआ है विज्ञान। क्या लिखा हुआ है? विज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो विशेष है, वो ज्ञान जो विशेष ज्ञान है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इसका मतलब वो विशेष लोग ही पढ़ सकते हैं या उसको पढ़ने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। हर कोई आदमी उसको पढ़े, तो यदि उसको पढ़ने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है, यदि उसे विशेष लोग ही पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो बाकियों की तुलना में अलग चीज। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों में से हो सकता है किसी ने ऐसी गलती की हो या आसपास करते हुए देखो, तो हमेशा नोटिस करना, आजकल घर वाले बच्चों को 12th तक रखते हैं साइंस, फिर 10th के बाद 11th 12th में क्या सब्जेक्ट दिला दिए? साइंस। और बाद में बच्चे कहते तुम आर्ट्स पढ़ ले। आप में से किस किसने ऐसा किया है? तुम अपराधी हो अपने खुद के, तुमसे भारत की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए, है ना? तुम्हें मतलब भारत में रहने की कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप खुद के साथ? हाँ, दो बात, या तो क्या 10th में गलती से साइंस ले लियो और 2 साल बाद में अपने को समझ में आएगी ये दुनिया ये महफिल काम की, तो समझ में आती है कि अपने पहले रॉयल आर्ट्स ही लेनी थी और रॉयल आर्ट्स की तरफ ही अपने को जाना था, तो बढ़िया बात है। लोग इसलिए साइंस के बाद आर्ट्स ले लेते हैं कि उनको तैयारी करनी है, उनको आरएस की तैयारी करनी है, उनको आईएएस की तैयारी करनी है, इसलिए मैं अब साइंस नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा? आर्ट्स। ये बड़ा बेवकूफाना सा सवाल है। आप पिछले कुछ सालों के रिजल्ट उठा के देखोगे, आप देखोगे इसमें ज्यादातर वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो साइंस के थे। क्योंकि आप ये यकीन मानिए इस बारे में कि साइंस वाला नेचुरली बाकी लोगों की तुलना में इंटेलिजेंट है। इसलिए यदि साइंस वाले को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बनिस्बत अपने को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यदि किसी के पास में 11th 12th में साइंस रही है, आप लोगों ने चेंज कर ली होगी, प्लीज किसी को आसपास में ऐसा करते हुए देखो तो रोकना कि वो बीएससी करे, वो साइंस करे। क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट कभी भी कोई भी आदमी पढ़ सकता है, वो पढ़ने के लिए अलग से दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता, साइंस पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सरकार कहती है, सरकार, मैं नहीं कह रहा, कि बीएससी कर ली किसी बंदे ने, क्या कर ली? अब कहते तू एमए कर ले भले। बीएससी के बाद में कोई भी आदमी क्या कर सकता है? और बीएससी में उसके सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी जेड हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो सकता है उसके पास पीसीएम हो, कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो। और बीएससी के बाद उसने कहा अब क्या करूं कि मैं एमए करता हूं हिस्ट्री में, ठीक है, मैं ज्योग्राफी में कर लूं, कोई बात नहीं, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, जिसमें तुम चाहते हो उसमें कर लो। कभी आपने सुना कि कोई बीए करने के बाद एमएससी कर ले? कि किसी ने बीए की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में और अब उसने कहा अब मैं फिजिक्स में एमएससी करता हूं? गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती इसकी, क्योंकि विशेष ज्ञान है, हर कोई नहीं ले सकता। कैसा ज्ञान है वो? विशेष ज्ञान है जिसे हर किसी को प्राप्त करने की अनुमति, इसलिए पढ़ा जाए, साइंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, है ना सर? यदि थोड़ा सा भी कहीं लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्लास में 4 बार पूछना, 10 बार रोक के पूछना। इसमें शर्म नहीं करनी किसी भी प्रकार की, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म।
इसलिए इस मामले में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि जहां नहीं समझ में आ रही, एक भी चीज नहीं समझ में आ रही और आपको लगता है मैं 10 बार पूछूंगा तो समझ में आएगी, 10 बार पूछना। आपने रुपए दिए इसी पूछने के। यहां क्लास में बैठने के बाद स्टूडेंट वाला लहजा भूलना है। यहां ये सोचना है कि ये सामने जो खड़ा है ये व्यापारी है और हम व्यापारी हैं, विशुद्ध व्यापारी है ना, और आप ग्राहक हो। हम तो आपको जैसे एक किसी आदमी को देखते हैं हमारी नजरें यूं आंखें तेज हो जाती है कि 94,000 आपको देखते कोई स्टूडेंट वाला फील नहीं आता है ना, ये फील आने बंद हो जाते हैं और ये बाद में व्यापार बन जाता है पूरी तरीके से। हाँ, अब व्यापारी अच्छा बनाने के लिए क्या करता है, अपने व्यापार को और अच्छा करता है। हम अच्छा बनाने क्या करते हैं, अच्छा पढ़ा दे, वो किया जा सकता था। आप भी पूरे ग्राहक बन के रहे। और कई बार स्टूडेंट सोचता है कि अब सर को बार बार क्या तंग करें, नहीं, आप ये कहना कि दुकानदार है और दुकान पे अपने सामान लेते हैं तो कितनी साड़ियां फिंकवा देते हैं उसके पास और बाद में लास्ट में जाकर देंगे ना पसंद नहीं है ना। तो उसी प्रकार से 10 बार 15 बार जितनी बार नहीं समझ में, सर वापस समझाओ, सर ये बात समझ में नहीं है, और सर आपको हमेशा समझाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर आपको कह दे कि मैं ये समझाऊंगा, नहीं। वो आपको डॉक्टर साहब है, वो डॉक्टर है तो वो नब्ज जानते हैं। पहली बात वो जानते हैं कि डॉक्टर जो होता है उसको पता होता है कि कौन सी दवाई देने पे कौन सा रोग ठीक हो जाएगा और कैसे दवाई देने पे कौन सा ठीक हो जाता है। तो वैसे ही सर डॉक्टर है तो वो जानते हैं कि कौन सी बात कैसे पढ़ाएंगे तो बच्चों के समझ में आ जाएगी। पर फिर भी कई बार अपने डॉक्टर से वापस पूछते हैं ना कि डॉक्टर जी दिन में 3 बार लूं, 2 बार लूं, खाली पेट लूं, खाना खाने के बाद में लूं, है ना, कई बातें पूछते रहते हैं। इसके साथ में बाद में घी वाली रोटी खाऊं या नहीं खाऊं, कौन से परहेज रखने हैं, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो साइंस में खूब सारी बातें पूछना। साइंस पढ़नी इसलिए भी और जरूरी हो जाती है क्योंकि ये मेंस के अंदर पूरा एक अलग से पेपर है, पूरा एक 65 नंबर का पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा क्या लगता है, पेपर लगता है। अब इसमें 2 चीजें, एक होती है साइंस और एक होती है टेक्नोलॉजी। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी आर्ट्स वालों का है, टेक्नोलॉजी के साथ में कोई साइंस जोड़ता है तो मुझे लगता है यार इसमें काहे की साइंस, ये तो आर्ट्स वाला बच्चा भी पढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी में तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ये बायोलॉजी में जरूरत पड़ती है। इधर वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये मूलभूत साइंस है, तो इधर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, तो साइंस अच्छे से पढ़ना। इसलिए इस बार कहा गया कि भाई साइंस पहला सब्जेक्ट ही लगाया जाए ताकि बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो साइंस में थोड़ा और एडप्ट कर पाएंगे, चीजों को और सीख पाएंगे। अपने वाले सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, ये कभी भी पढ़ा दिए जाएंगे, आपके हमेशा समझ आएंगे। फिर वही मैंने बताया साइंस यदि यहां पढ़ाई और घर पे जाके नहीं पढ़ी तो अगले दिन तक साफ है पूरा। हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी, मैं कहता हूं मत पढ़ना, आप तो यहां क्लास में पढ़ना, क्लास में पढ़ने के बाद घर पे जाके फेंक देना हिस्ट्री वाले बुक साइड में और वापस साइंस पढ़ लेना। अगले दिन वापस आपको मैं याद करवा दूंगा ये कल पढ़ाया था, आपको वापस याद आ जाएगा। या यदि घर पे जाके साइंस को 2 घंटे पढ़ो, हिस्ट्री को बापड़ी को 15-20 मिनट देख लेना, क्यों पन्ने देख लेना, अच्छा ये करवाया था या बस ठीक है, इतने में वो सब चीजें तैयार हो जाएगी। अच्छा ये बताओ देखिए आप में से कितने लोगों ने आरएस वाला पेपर दे रखा है, इस बार वाला प्री दिया था, किसी ने दिया हो आप में से? अच्छा 4-5 लोग, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो अभी मान लो आज वैकेंसी आई, अभी वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी ये कहती है कि 1/1/2023 1 जनवरी 2023 को उम्र 21 साल हो सकती है, वो वैकेंसी में अपियर हो सकता है। कितने लोग आप में से जो इस वैकेंसी में अपियर हो जाएंगे? अच्छा ये वाली संख्या आपकी खूब बड़ी सारी है, अपियर हो जाओगे आप इस वैकेंसी में। अच्छा बाकी लोग होंगे वो उनको लगता होगा भाई एज थोड़ी कम बढ़ रही है तो अगली के अंदर हो जाएंगे, और अच्छी बात है। ये तैयारी वास्तव में शांति काल की तैयारी है। मैं कल ही एग्जाम वाले बैच में बता रहा था कि हमारे पास 2 प्रकार के बैच होते हैं। एक बैच वो होते हैं जो वैकेंसी से पहले होते हैं, एक बैच वो होते हैं जो वैकेंसी के बाद। वही मैंने कहा हम व्यापारी हैं, इसलिए वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं बैच बनाते हैं। अब उस बैच का सिलेबस कितने महीने में आपको करवाना है? 3। कितने महीने में? आरपीसी कहती है हम तो 3 महीने बाद पेपर लेंगे, हम तो 2 महीने बाद पेपर लेंगे, हम तो 4 महीने बाद पेपर लेंगे। जितना आरपीसी ने टाइम दिया उतने में करवाना पड़ेगा। 3 महीने में करवाओ, 4 में तो 4 में करवाओ और 6 में तो 6 में करवाओ। अच्छा आपने एडमिशन लिया रिसेप्शन पे तो इन्होंने कहा कितने महीने में करवाएंगे? कितने में? 18 महीने का। और 18 का मैं कहता हूं आपको 18.5 ही लगने हैं, कम नहीं होता वो, क्योंकि आपका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा पड़ा है। आप सब्जेक्ट भी गिनोगे तो 18 है। आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ जाएंगे? 18 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाएंगे आपको। तो एक सब्जेक्ट का एक महीना भी लेके चले तो भी सीधा टाइम कितना होता है अपना? 18 महीने का टाइम होता है। अब आप सोच के देखो उस 18 महीने के कोर्स को 3 महीने में करवाना पड़े, पर करवाते तो हम वो भी है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई अपने नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा,
और कोई पैसे क्यों ले, अपने लेंगे। तो मैंने कहा हम पढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट तो उसमें भी आते हैं, भर भर के आते हैं। आपका जो बैच बना, इससे भी बड़े बड़े बैच बन जाते हैं प्री वाले टाइम में, पर सबसे अच्छे बैच ये होते हैं जो आपके वैकेंसी से पहले होते हैं। इनमें उनमें क्या करेंगे, जैसे आपको कितने घंटे क्लास का कहा, वहां कितने घंटे क्लास लेंगे, 4, कितना कहा 4, और उनका आगा इसको वेरिएबल करके हम 4 से 6 तक ले जाते हैं। और 6 वाली क्लासें भी फिर वैसी क्लासें होती है कि भाई मैथ्स की क्लास लगा दी, रीजनिंग की क्लास लगा दी, कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट साथ में और चला ली जाए, वैसे वाली क्लासें लगाने लग जाते हैं। वैकेंसी आ जाए, आपातकालीन परिस्थिति हो जाए तो बात अलग है, बाकी सामान्य परिस्थितियों में क्लास इतनी इतनी चलती रहती है। 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने डेली, है ना। जैसे एक साइंस पढ़ लिया, एक आगे मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ने। प्री वाली वैकेंसी ये 18 महीने का कोर्स उनको कराना 3 महीने में, फिर हम क्लास लगाते हैं 10 घंटे। हम कहते टिफिन साथ में लेके आना, 7 बजे बैठेगा और हम छोड़ेंगे तेरे को 5 बजे। बंदा क्या पढ़ ले क्या नहीं पढ़ ले बाद में घर पे जाके, फिर वो तो उनमें तो पढ़ाई वो होती है कि कोई बच्चा पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, थोड़ा हम यूं छींटे फेंकते हैं उसके ऊपर, और थोड़े बहुत पढ़ जाए और उनसे बच्चा खुद ही इंटेलिजेंट हो, वो पास हो जाए। बाकी ज्यादातर सिलेक्शन जो मैं हमेशा देखता हूं वो इन बैचों से होता है, फाउंडेशन वाले बैचों से, क्योंकि इनमें आपके पास भी टाइम होता है। डेली 4 घंटे का पढ़ा है। जैसे साइंस वाले सर कितने पेज भरवा गए, 2 पेज, 3 पेज भरवा, 3 मान लो, आज पहला दिन था 3 मान लो, कल 4 हो जाएंगे। पहले दिन थोड़ा समझानी पड़ती है इधर उधर की बातें। मैं भरवा गया तो मैं 3-4 पेज भरवा गया, तो मान लो एक दिन के पेज कितने हुए, 7-8 पेज ही घर पे जाके पढ़ने। ये आप मानोगे एक दिन में भरा दें 50, तो पढ़े जा सकते हैं, नहीं पढ़े जा सकते हैं, बिल्कुल छोड़, तेरे से 4 ही नहीं पढ़े जाएंगे। मैं बता दूंगा ये तो थोड़े दिन बाद में। वो मैं हमेशा कहता हूं कि अभी ये अगला मंडे छोड़ दो, इससे अगले मंडे से हम आपके टेस्ट लेने लग जाएंगे। वहां उन्होंने कहा होगा हम हर मंडे को टेस्ट लेंगे, तो भाई ये अपना आज मंगलवार शुरू हो रहा था ना, अभी 7 दिन में जितना सिलेबस होता नहीं है कि हम टेस्ट लें, उससे अगले मंडे तक हम टेस्ट जितना सिलेबस ले लेते हैं, भले 2 टॉपिकों पर उसका टेस्ट लेंगे। और उसके बाद आपका हर वीक में टेस्ट होगा, मंडे को ही होगा, हर मंडे को आपका टेस्ट होता रहेगा। अभी जैसे क्लास पूरी भरी हुई है, जगह ही नहीं है कहीं पे, तो बैठने की जगह नहीं, घुसने की जगह नहीं, वो क्लास की स्थिति हो रखी है। फिर उन टेस्टों में क्लास देखने वाली होती है कि पहले टेस्ट के अंदर सारे लोग बैठे हैं, सारे पूरी भीड़ आ रखी है, और बच्चे जब तक टेस्ट नहीं होता तो कान खा जाते हैं, सर टेस्ट कब है। वहां कहा था मैं रिसेप्शन पे टेस्ट लेंगे, सर मंडे तो निकल गए। अरे यार एक मंडे निकला, सिलेबस ही नहीं हुआ, अगले मंडे को हम टेस्ट ले लेंगे। फिर अगले मंडे आता है, टेस्ट होता है। क्लास में मान लो आप बैठे हो 400 लोग, तो हम पेपर छपवाते हैं 400, तो पेपर जब हम बांटते हैं तब हमें लगता है कि पेपर तो बंटे 370, तो 30 लोगों के पेपर क्यों नहीं बंटे, तो कहा आए नहीं। तो हमें लगता है कि यार ये 30 लोग वो रहे होंगे जिनके एडमिशन थोड़े लेट हुए, कि मान लो हो सकता है किसी ने एडमिशन 2 दिन बाद में लिया, किसी ने 4 दिन बाद में लिया, तो उस बच्चे को लगा यार मेरे सिलेबस ही नहीं हुआ तो मैं पेपर कहां से दूं, तू पेपर देने नहीं आया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे 2-3 मंडे जब निकलते हैं, फिर हम कहते हैं यार पेपर छापे थे 400 बंटे 300, 100 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, और जो 300 पेपर बंटे या 50 लोगों ने दिया, 350 बंटे, 50 लोगों ने टेस्ट दिया नहीं, और जिन 350 ने टेस्ट दिया अपने पास ओमार वापस 320 ही आई है। 30 बंदे घर पे ओमार लेके चले गए, क्योंकि उनको पेपर देते समय यह एहसास हुआ कि दुनिया पितल दी है और कोई लेना देना, तो इसको लेके चले गए। अब वो 320 ओएमआर आई, हमने उसको स्कैन किया, पूरा नंबर आए। अब नंबर हम जब चढ़ाने लगे रजिस्टर में, कंप्यूटर में फीड करने लगे, तब हमने देखा कि यार उनमें 20 लोगों के नाम बड़े अजीब है, और 20 लोगों का नाम है जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, मोहम्मद बिन तुगलक, रानी पद्मावती, जेम्स टोड। अब हम क्लास में कहते हैं कि क्लास में टॉपर कौन है, मिर्जा मास्टर कहता है भाई टॉपर विजय कुमार, 2 नंबर पे अजय, 3rd नंबर पे संजय, जो भी होते हैं उनके नाम लेते हैं। तो कोई कहता है सर नीचे वालों के नाम भी बताओ। हाँ यार इनके भी बताएं, ताकि इनको थोड़ा बहुत लगे तो सही कि हम एकदम नीचे से टॉप किए यार। और उनके नाम जब देखते नाम लिखा अलाउद्दीन खिलजी। अब क्लास कहते सर अलाउद्दीन खिलजी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन है। अब मैं भी नहीं जानता अलाउद्दीन खिलजी कौन है, क्लास भी नहीं जानती अलाउद्दीन खिलजी कौन है। अलाउद्दीन खिलजी खुद सोचता है मैं हूं शहंशाह आलम, ये -4 नंबर मेरे आए हैं सर और इसीलिए मैंने मेरा नाम क्या रखा इसके अंदर, अलाउद्दीन खिलजी है। तो तू चिंता मत कर, बिल्कुल तो मैं देख लूंगा, है ना। मामा के मामा रिवाता नहीं करनी। हाँ, तो मैं ये ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं कि भाई क्या चीजें आप करोगे, क्या चीजें नहीं करोगे। तो ये ऐसी बेसिक गलतियां आप भी करोगे
मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मेरे को झूठा साबित कर देंगे और आप कहेंगे कि नहीं सर हम सारे टेस्ट देंगे। उल्टा होता ही है, जैसे इस बिल्डिंग में अपने 3 क्लास है ना, आपका बैच चलता है, 2 बैच और चलते हैं। तो मंडे वाले दिन जैसे मैं आपका बैच लेने के लिए आया, तो कई बार अब टेस्ट होगा कैसे, तो किसी बैच में 7 से 9 हो जाता है, किसी बैच में 9 से 11 हो जाता है, किसी बैच में 11 से 1। बस जैसे अपने पास अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से टेस्ट ले लेते। बस 2 घंटे का टेस्ट लेना, 6 घंटे की क्लास है मान लो, या 4 घंटे के पुराने बैच होते हैं उनकी 6 घंटे क्लास होने लग जाती है। 6 घंटे क्लास है तो 2 घंटे ले लो टेस्ट और 4 घंटे पढ़ा दो। और यदि 4 घंटे क्लास चल रही तो कई बार तो होता है 4 घंटे पढ़ा दो और 2 घंटे का टेस्ट लेके एक्स्ट्रा कर लो, या 2 घंटे का टेस्ट ले लो और 2 घंटे पढ़ा दो, वैसा ऐसा कुछ कर लिया जाता है। तो कई बार जैसे मैं आपका 9 से 11 आपका क्लास में आ रहा हूं, नीचे वाला जो बैच है उसमें 9 से 11 टेस्ट है, वो बच्चे मेरे को सीढ़ियों में मिलते हैं बैग लिए हुए, मैं उनकी तरफ मुस्कुराता हूं, वो मेरी तरफ मुस्कुराते हैं, या तो मुस्कुरा के नीचे गर्दन करके निकल जाता है, मैं उसकी तरफ देख लेता हूं तो मुस्कुरा कहता है सर टेस्ट है आज। वो तो मेरे को पता है तू 9 बजे बैग लेके जा रहा है तो टेस्ट तो है, पर तूने जब एडमिशन लिया था तो वहां रिसेप्शन पे 3-4 बार बाएं चढ़ा चढ़ा का होगा, ये टेस्ट वेस्ट तुम लेते हो कि नहीं लेते हो, और ये पेपर बनाता कौन है तुम्हारे, और ये कॉपियां कौन चेक करता है तुम्हारी, और ये जो मास्टर पढ़ाते हैं इनको खुद को भी कुछ आता है कि नहीं आता है। जब स्टूडेंट वहां फीस जमा करवाता है तभी ये सब बातें पूछता है, या आने के बाद इन सब बातों से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे सारे के सारे, पक्की बात। चलो यदि आप पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अक्सर किसी व्यक्ति को गलत सिद्ध होने पे बुरा लगता है कि आप उसको यदि रॉन्ग प्रूव कर दो, उसको लगता है यार मेरी बात तो रही नहीं। मैं खुश होऊंगा यदि आप सब मेरे को झूठा साबित कर देंगे और आप कहेंगे कि सर हम सारे टेस्ट देंगे, हम हो सकता है एक दिन क्लास बंक मार लें लेकिन कभी भी टेस्ट बंक। मैं कई बार मंडे को पूछता हूं अरे यार तुम नहीं आए थे कल, तो सर कल मेरे यूनिवर्सिटी में काम था। कितने घंटे का काम था, तो सर 2 घंटे काम था। तो यार 2 घंटे टेस्ट दे लेता, बाकी 4 घंटे में जाकर काम करवा लेता। सर क्लास तो मैंने ली थी, मैं एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि क्लास नहीं लेता तो भी कोई बात नहीं थी, टेस्ट देना था ज्यादा जरूरी वो था। क्लास नहीं भी लेता कि साथ वाले से पूछ लेता यार, वो समझा देता, नोट्स की कॉपी मार के पढ़ लेता, मेरे से आगे पूछ लेता कि सर ये 4 लाइनें नहीं समझ में, मैं समझा देता। वो टेस्ट वाला 2 घंटे का फील अब कोई तेरे को कैसे दे सकता है, वो तो क्लास में बैठता तो इधर से दिया जाता। तो आप सारे लोग टेस्ट देंगे, हाँ तो वो भाई ध्यान रखना है। तो एक तो साइंस वाली बात ध्यान रखनी है कि साइंस यदि सब्जेक्ट लगा तो पहले दिन से इसको सीरियस लेना। और फिर एक ये भी देखा हमने कि स्टूडेंट शुरू की क्लासों में खूब अच्छा पढ़ता है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट के मेरे वाला सब्जेक्ट याद रहता है, क्योंकि वो शुरू में तैयार हो गया था कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा। वो महीने भर मेरे वाली क्लास चलती है, साथ में ज्योग्राफी की चलती है, इकोनॉमी की क्लास चलती है, उसको भी खूब अच्छे से पढ़ता है, ज्योग्राफी भी उसको याद होती है, इकोनॉमी में। फिर बाद में धीरे धीरे मान लो साइंस लगी, तब तक जाते जाते उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और उसके समझ में आ जाता है कि नहीं कोई मतलब नहीं है, तो बाद में उसको जाके छोड़ना ही शुरू कर देता था। आपके लिए अच्छी बात है कि आपके पहले दिन साइंस लगी, क्योंकि शुरुआत वाला वो जोश है, इस चक्कर के अंदर एक 65 नंबर का पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और मैंने देखा कि जिन लोगों के साइंस थोड़ी सी अच्छी हो जाती, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ये सामान्य विज्ञान है, विज्ञान के आगे एक शब्द और लगा हुआ है सामान्य, मतलब ज्यादा नहीं आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए आपको, सामान्य। जिन लोगों की साइंस थोड़ी सी भी अच्छी हो जाती है उनका प्री कभी नहीं रुकता। और प्री है ना पूरा भाई। स्टूडेंट आगे कहता है कि सर राइटिंग प्रैक्टिस कब कराओगे, लेखन शैली हमें बता दो कैसे है, भाषा कैसी होनी चाहिए, मीडियम कब लू, कौन सा लू। ये बातें तब काम आएगी जब प्री पास होगा। सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूं, तो बोला प्री तो पास हो, राइटिंग का मौका तो दे सरकार, प्रैक्टिस तो कर करा लेंगे अपने। अब प्री केवल ज्ञान का खेल है। प्री वाले में सीधा या तो आपको सवाल आता है या आपको सवाल नहीं, या तो 2 नंबर या 0 नंबर, बीच का कोई रास्ता मेंस में तो है। 5 नंबर का सवाल था, हो सकता है 1 के 5 में से 5 है, 1 के 5 में से 4 है, 1 के 3.5 है, 1 के 2.5 है, 1 का 1 वेरिएशन है ना, यहां कोई वेरिएशन नहीं। या तो आपको सवाल आ रहा है या आपको सवाल नहीं है। प्री में 200 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है प्री वाला जो पेपर है। 200 नंबर में 150 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। इस बार मेरिट गई थी 85। कितनी मेरिट गई थी, 85 के आसपास में मेरिट गई थी। मतलब यदि किसी बंदे के 64 क्वेश्चन सही हो जाए, कितने क्वेश्चन सही हो जाए, कितने में से, तो उस बंदे का प्री पास हो जाए।
150 में से आधे होते हैं तो कितने होते हैं, हाफ होते हैं तो कितने होते हैं, 75, मतलब हाफ भी नहीं, हाफ से भी 10 कम, 11 कम, 64 भी हो जाए तो उसका प्री क्या हो जाएगा, पास। इतना सिंपल सा फंडा होता है यदि कोई समझ ले तो जिन लोगों को थोड़ी सी साइंस अच्छी हो जाती है, 20 सवाल सीधे सीधे साइंस के आते हैं, 20 सवाल आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। रीजनिंग तो हर किसी करोगे, आप जितने यहां पे बैठे हो आप सबकी रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग कभी खराब होती नहीं, और सर पढ़ा देते हैं उसके बाद आपकी और अच्छी हो जाती है। मैथ्स वाले में जरूर लोचा होता है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो यहां तो किसी को आता है या किसी को नहीं आता है, उसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़े। पर यदि कोई थोड़ा सा पढ़ ले तो उधर 20 में मैं कहूं 20 नहीं, पर 20 में से 15 तो करे, 14 तो करे, 13 तो करे, इतना तो करके साइंस में 20 सवाल आते हैं, 20 नहीं वे सारे, पर 15 तो इधर करे। मैं कहता हूं 13-14 सवाल इधर हो, 15 सवाल इधर हो, तो ये आंकड़ा कितना जाता है आपका, 30। कितने सवाल हो गए थे आपने, 30 छोड़ो, आपने कहा 26, 13-13 भी दोनों में हो तो कितने सवाल सही हो जाए आपके, 26। 10 सवाल आते हैं करंट के। कोई बच्चा अखबार पढ़ ले, डेली अखबार पढ़ ले, 10 सवाल आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, हम गारंटी देते हैं उसकी, उसमें तो एक भी गलत नहीं हो, सारे के सारे सही होंगे। कितने सही हो गए, 46। कितने कम पड़ गए, कितने कम पड़ गए, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ये मैं कह रहा हूं कि 20-20 आते हैं तो 40 और 20 ये 60, मतलब 60 में से आपके कितने सही हो गए, 46। सवाल कितने आते हैं टोटल, 90। अब 90 सॉरी 150 में से 60 के पीछे कितने बचे, 90 में से कितने और करने, कोई बालाजी का नाम लेके एबीसीडी लगाए ना, है ना, यूं अकड़ बकड़ बम्बे बो अकड़ बकड़, तो 18 सवाल सही हो, तो गलत होने की संभावना नहीं हो। प्री पास करना इतना साधारण खेल है, पर स्टूडेंट वहां ध्यान ही नहीं देता जहां से स्कोर किया जा सकता है। स्टूडेंट ऐसी ऐसी जगह पे ध्यान देता रहेगा जहां पे स्कोर नहीं किया जा सकता। वो पूरी हिस्ट्री पढ़ मारेगा सब कुछ, वो ज्योग्राफी की चोटी चोटी घूम लेगा सारी, वो बड़ा सिलेबस है, वहां से ज्यादा पढ़ोगे कम आउटपुट है, या कम पढ़ोगे ज्यादा आउटपुट है। ये व्यापार है, हर जगह व्यापार है, हर उसको पूरी तरीके से कंपटीशन वाला खेल ही पूरा व्यापार है। ये भले हमारे लिहाज से पैसे कमाने का हो, आपके लिहाज से पढ़ने का हो, सब जगह दुकानदार की तरह नाप तोल के काम किया जाए तब तो पार पड़े, वरना पार नहीं। इसलिए साइंस जिन लोगों की अच्छी है, फिर इसमें क्या, इसमें लोचा है। साइंस वाले में क्या होता है, या तो कुछ बच्चों की अच्छी होती है थोड़ी, या कुछ बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती। जिनकी अच्छी नहीं होती वो वैसे सरेंडर करता है और कहता है यार अपने को तो आ ही नहीं सकती, अपने तो ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, अपने तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, अपने तो इकोनॉमी पढ़ लेंगे। और जिनकी अच्छी होती है उनको फालतू की गलतफहमी होती है कि अच्छी है। उल्टे मैंने यहां देखे हैं कि आर्ट्स वाले बच्चों के साइंस में नंबर ज्यादा आते हैं, साइंस वालों के कम। घर को जोगी जोगुनो आन गांव रो सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो उसको साइंस आती है इसलिए वो उसको सीरियस लेता ही नहीं, और उसको लगता है इसका तो क्या ही पढ़ना है, इसको तो मैं पढ़ लूंगा। और जिन चीजों को इस प्रकार सीरियस नहीं लिया गया उनमें कभी भी इतने अच्छे नंबर नहीं आते। तो आर्ट्स वाले तो आप तो राजी रहो कि आपके नंबर ज्यादा आएंगे साइंस में, और साइंस वालों तुम इस बात पे सावधान रहो कि तुम्हें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, तुम्हारे नंबर कम रहेंगे। मैं कभी लाऊंगा आपकी क्लास में, इस बार पिछला जो आरएस गया उसमें 32 रैंक है मनीषा चौधरी। वो मनीषा ने एक ही बैच में 5 स्टूडेंट एक साथ सिलेक्ट हुए, मनीषा, दिव्यराज जिसकी 38वीं रैंक है, ये दो तो टॉप 50 के अंदर ही थे, थोड़े लोगों की बाकी पीछे रैंक 117 रैंक है, एक कोई थोड़ा और पीछे 150 के आसपास रैंक है, थोड़ा और पीछे, पर वो 4-5 लोगों का ग्रुप था, सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। एक पूरे ग्रुप का सिलेक्ट होना बड़ी बात होती है, वो अपने आप में उस ग्रुप स्टडी को भी दिखाता है कि यार ग्रुप स्टडी भी फ्रूटफुल होती है ना। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, है ना, कहीं उसका मतलब वो समझ लेते हैं कि भाई आप एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं कि भाई मैं तेरे को ये पढ़ा दूंगा तो ये पढ़ा दे। तो मनीषा ने क्लास के अंदर वो जब बच्चों को समझाने के लिए तो उसने बताया कि हमारा जो ग्रुप था उस ग्रुप में आर्ट्स की मई थी, बाकी वाले साइंस के थे, इंजीनियरिंग से थे या बीएससी से थे। हम दोस्त बन गए सारे। पहला टेस्ट हुआ, साइंस का कोई टेस्ट हुआ, और साइंस वाले टेस्ट में मेरे सबसे कम, इनके ज्यादा। स्वाभाविक बात है, ये साइंस के थे, इनके थोड़े ज्यादा आ गए, मेरे थोड़े कम आए। पर मुझे बात बहुत बुरी लगी उस दिन, और मैंने रूम पे जाके खूब सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे इनसे कम आए, अब मैं साइंस ही पढ़ूंगी। और मैंने खूब पढ़ी साइंस, फाइनल रिजल्ट में मेरे इन चारों से ज्यादा है। इसका मतलब आर्ट्स वाला बंदा भी साइंस में नंबर तो ला सकता है।
ऐसी तो कोई बाधा नहीं है भाई इधर नंबर नहीं ले जा सकते, इसलिए आर्ट्स वाले भी अपने यूं हथियार नहीं डालने की। साइंस है, कई बार बच्चा सोचता है कि साइंस ही आती सर तो हम 11वीं में कौन सी साइंस नहीं लेते, नहीं आती थी इसीलिए तो हमने 11वीं में छोड़ दी थी, हम हिस्ट्री इकोनॉमी की तरफ गए थे। वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कभी भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। साइंस वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिसको अभी साथ साथ में पढ़ोगे तो भी आपको तो ही आएगी, वरना आपको नहीं आएगी। तो ध्यान रखना इस बात का, हम पहले दिन सावचेत कर दूंगा आपको। और सुनो देखो, तो एक तो वो साइंस वाली क्लास होगी। आज अपने जो क्लास शुरू करेंगे वो करेंगे अपने राजस्थान का इतिहास। किसका इतिहास? सुनो देखो और बात पाऊं, ये जो मैंने बताया कि 150 सवाल आते हैं, इन 150 में से 60 राजस्थान के आते हैं। कितने राजस्थान के आते हैं? 60 सवाल सीधे सीधे राजस्थान के आते हैं। सर राजस्थान में क्या? अब राजस्थान में खूब सारी स्ट्रीम है कि उसमें हिस्ट्री के भी आएंगे, कल्चर के आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी के आएंगे, इकोनॉमी के आएंगे, करंट के आएंगे और साइंस के आएंगे। कितने प्रकार? आप में से कोई सवाल पूछ सकता है कि सर साइंस का तो कैसे आएगा राजस्थान में? साइंस तो पूरे दुनिया में एक ही, सेव नीचे ही गिरा था सब जगह। भाई ये थोड़ी है कि यहां वाला सेव ऊपर चला गया था, कि नहीं यहां ग्रेविटी जो ऊपर की तरफ लगेगी नीचे की तरफ लगेगी नहीं। पर फिर सरकार ऐसे सवाल पूछ लेती है। जैसे पशुपालन है, पशुपालन होता है एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक जो होता है, तो पशुपालन के बारे में कोई सवाल आपसे पूछ लेगी कि भाई हाल ही में राजस्थान में पशुपालन के लिए एक कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? साइंस की स्कीम है, तो साइंस की स्कीम का सवाल पूछ ले। वो पूछ ले कि भाई अभी हमारे फसलों के अंदर और एक बीमारी आ गई थी, उस बीमारी के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो दवाई किसका सवाल है? साइंस का सवाल, साइंस का सवाल पूछ। करंट आप जानते हो, सरकार के कोई बिल आए वो पूछ लिए, हमारे कौन से अधिकारी वगैरह कहां लगे हुए उनके बारे में कोई पूछ लिया, मुख्य सचिव कौन है, राज्यपाल कौन है, मंत्री कौन है वो पूछ लिया, हमारे खिलाड़ी जो है वो कहां कहां खेल के आते हैं उनके बारे में कोई सवाल पूछ लिया, हमारे कलाकारों के बारे में सवाल पूछ लिया। तो ये सारी बातें किसमें आ जाए? इकोनॉमी का तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट से पहले हर सरकार अपना एक सर्वे जारी करती है। बजट तो यह कहता है अगले साल क्या करेंगे, सर्वे कहता है पिछले साल क्या किया था। बजट तो क्या कहता है? अगले। देखो आप बजट आता तो यह था ना, सरकार ने की घोषणाएं, तो घोषणा आगे की होती है पीछे की होती है? आगे की। तो बजट का तो मतलब है अगले साल क्या करेंगे। सर्वे का मतलब है, सर्वे तो कोई चीज हो चुकी उसी का होगा ना, कि अभी हम सर्वे करने जा रहे हैं, कितने बच्चों ने 10वीं कर ली, इसका मतलब 10वीं कर चुके हैं वो, तो पीछे वाली बातें तो सर्वे में आएगी, आगे वाली बातें किसमें आएगी? बजट। तो वो सर्वे आता है इकोनॉमी में। पॉलिटी में अपने जानते हैं राजस्थान का राज्यपाल कौन, क्या काम करता है, कौन से बिल आते हैं, सरकार कैसे काम करती है, हमारा पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने रुपए दिए जाते हैं, सरपंच कैसे बनता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, कितने साल के लोग वोट दे सकते हैं, क्या राइट्स होते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये सारी जो क्वेश्चन होंगे किसमें आएंगे? पॉलिटी। ज्योग्राफी आप जानते हो, पूरा कोई फिजिकल डिवीजन पूछे, हमारे क्या क्या कहां पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी यहां पर अपने खेती होती है, ये सारे सवाल पूछे, किसमें आ जाए आपके? जो ये दो चीज बची बाद में, एक बचा हिस्ट्री और एक क्या बचा आपका? कल्चर। कौन कौन सी दो चीजें? हिस्ट्री और कल्चर। एक तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। हिस्ट्री को आप कल्चर से अलग नहीं कर सकते और कल्चर को आप हिस्ट्री से अलग। आप यदि ये कहो कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, केवल कल्चर पढ़ लूंगा, पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे मैं हमेशा कहता हूं कि यार हिस्ट्री और कल्चर को मिला के क्वेश्चन आते हैं 20। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। उसमें कल्चर के आएंगे 12 और हिस्ट्री के आएंगे 8, या कल्चर के आएंगे 13 और हिस्ट्री के आएंगे 7। मतलब कल्चर के हमेशा ज्यादा रहेंगे, हिस्ट्री के क्या रहेंगे? हमेशा कम। तो हिसाब तो ये कहता है कि पहले कल्चर पढ़ा दो और बाद में क्या पढ़ा दो? हिस्ट्री। भाई जिसके ज्यादा आते हैं वो पहले पढ़ाओ और इसके कम आते हैं वो बाद में पढ़ा दो। पर यदि पहले कल्चर शुरू कर दी जाए, मेरे खूब बैच में करके देखी हुई, मैं पढ़ाता ही हूं, पर बच्चे को समझाने में डबल जोर आता है, मुझे ज्यादा जोर आता है, बच्चे को समझने में और जोर आता है। कारण कि कल्चर में क्या पढ़ते हैं अपने, कि कल्चर में अपने पढ़ा मान लो फेस्टिवल, अब फेस्टिवल पढ़ रहे हैं, कल्चर में हमने पढ़ा फेयर पढ़ने शुरू किए, और कोई फेस्टिवल पढ़ा और उस फेस्टिवल में लिखा कि ये फलाना फेस्टिवल फलाने राजा के टाइम शुरू किया गया। तो स्टूडेंट पूछता सर ये फलाना राजा कौन था, ये फलाना राजा कहां का था? मैंने आगे पढ़ाना शुरू किया डांस, और मैंने डांस में बताया कि फलाने राजा ने फलाने डांस को प्रमोट किया था। तो फलाना राजा कौन था? उस फलाने राजा ने इस डांस को क्यों प्रमोट किया, दूसरे को तो नहीं किया सर प्रमोट। मैं आगे कोई देवता पढ़ाने लगा, देवताओं मैंने वापस लिखा कि फलाने राजा को फलाने देवता ने आशीर्वाद दिया था, उसको नहीं जानता।
इसलिए हिस्ट्री यदि पहले पढ़ी हो, अब मैं पहले हिस्ट्री पढ़ा देता हूं। मैं हिस्ट्री पढ़ाने के बाद कल्चर, मैं हिस्ट्री जब पढ़ाता हूं तो मैं बोर्ड पे खड़ा ही रहता हूं, मैं एक एक चीज लिखवाता हूं, ये देखो राजा का नाम, ये राजा इस सन में बना था, ये हुआ था, ये हुआ था। कल्चर वाले टाइम मैं चेयर पे रहता हूं, मुझे पता अब मुझे खड़े होने की आवश्यकता नहीं। अब मैं, मेरे को लिखवाना कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ फोर्ट। मैं जानता हूं कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठते हैं ये कुंभलगढ़ के बारे में 10 बात तो जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ गया है। अब मैं यदि कहता हूं कि इस किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था, तो स्टूडेंट मेरी तरफ देखता है नहीं, नीचे ही रहता है। और आगे नेक्स्ट बोल क्या लाइन है, हमें पता है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। मैं कहता हूं इस किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वो चुपचाप लिखता प्रताप जन्म हुआ, वो जानता है कि प्रताप। वरना मैं सीधा कुंभलगढ़ पढ़ाऊं, मैं कहता हूं कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, तो वो फिर मेरी तरफ देखता है कि सर कुंभा तो बताओ कौन है। बिना कुंभा के मुझे क्या पता चले कुंभा कौन था जिसने कुंभलगढ़ बनवा दिया था। तो हिस्ट्री और कल्चर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि आप हिस्ट्री को कल्चर से अलग नहीं कर सकते और कल्चर को हिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते, तो दोनों चीजें जुड़ी रहती है। तो राजस्थान वाला पोर्शन इसलिए भी अपने को साथ साथ में ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि अब इसका दूसरा पहलू, एक तो मैंने वो बताया कि यदि कोई खाली साइंस पढ़ ले, मैथ्स रीजनिंग पढ़ ले और उनको थोड़ा अच्छा कर ले, करंट और ये अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं, तो भी उसका पास क्या हो जाता है, प्री। इसका दूसरा पहलू है, कोई केवल राजस्थान पूरा तैयार कर ले, पूरा कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता 60 के 60 सही हो जाएंगे, नहीं होते। 60 के 60 सही हो जाते तो आप कहते सर यहां क्यों आते, बाद में हम आरपीसी बन जाते खुद ही। 45 तो वो सेम बात है, 20 सवाल दूसरी जगह से करने। अब 20 सवाल 10 करंट के और 10 किसके बचे आपके, इकोनॉमिक सर्वे के, प्री पास। कोई साइंस पढ़नी, कोई मैथ्स पढ़नी, कोई रीजनिंग पढ़नी, प्री पूरी तरीके से मैनेजमेंट का खेल है। आपका मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर। मैंने खूब सारे बच्चों को देखा है जो इतना पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं, उसके बावजूद प्री फेल हो जाते हैं। मैंने खूब सारे बच्चों को देखा है जो बिना प्री पास कर लेते हैं। मेरे एक साथी है प्री में, मैंने अभी बताया आपको कि मेरिट गई 85 नंबर, कितनी गई, और ये 85 इस बार हाईएस्ट थी। आज दिन तक 85 गई नहीं, कि मेरिट हमेशा जाती है 78, 72, 67, 200 में से। और मेरे वो एक मित्र हैं, उनके नंबर आते हैं प्री में 131, 131, 138, 128, मतलब 120 से ऊपर ऊपर रहे लोग पास हो रहे हैं। 70 नंबर पे यूं वो हो रहा है कि सर 70 आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी तो 72 चली जाएगी, 72, मेरे तो सर 71 ही बन रहे हैं। उनको हम पूछते कि नंबर कितने आ रहे हैं, तो ये मुस्कुरा कहते कि जितनी तुम्हारी मेरिट जाएगी उससे 50 ज्यादा मेरिट जाएगी उससे। आप तू बता दे मेरिट कितनी जा रही है, तो यार मुझे लगता है मेरिट 75 तो चली जाएगी। तो उसने कहा आपने 125 है, तेरी जितनी मेरिट जाएगी उससे 50 ज्यादा लेके आएंगे। कारण कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, बाकी वाले सब्जेक्ट थोड़े और पढ़ लिए अच्छे से। इसलिए प्री में तो मतलब उनका वो है कि मुझे 12 महीने किताब मत दो, बंद रखो कमरे में। प्री वाले पेपर से पहले 7-8 दिन करंट पढ़ लेने देना, या 2-3 दिन करंट पढ़ लेने देना, फिर नंबर 100 से ज्यादा ही आएंगे। 100 से कम कभी नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे वाले सब्जेक्ट मेरे सही हो ही जाएंगे। बाकी वाले अब अपने इतने पढ़ चुके हैं कि बाकी वालों में अपने आप ही नंबर आ जाएंगे। पर उनका मैनेजमेंट है, उनको पता है कहां से कितनी चीजें पढ़नी है और कितनी चीजें पढ़नी नहीं। कई एक तो स्टूडेंट कई बार ये लग जाता है कि 150 सवाल आते हैं, मेरे को 150 के 150 की तैयारी करनी है। न तो हो सकती है और ना ही की जा सकती। मैं हमेशा देखता हूं, एक पेपर आया, उस पेपर में मान लो राजस्थान के वो 100 क्वेश्चन थे एक पेपर में, और 100 क्वेश्चन में से किसी बच्चे को 94 क्वेश्चन नोट्स में मिल गए। कहां मिल गए? 94 किस में मिल गए? नोट्स में। कोई वैल्यू नहीं, उसको उन 6 के उत्तर जानने हैं जो नोट्स में नहीं है। उसकी पूरी दुनिया उन 6 क्वेश्चन पे टिकी हुई है। वो उन 6 क्वेश्चन के पीछे दिन रात एक किए घूमता है, यार ये तो नोट्स में ही नहीं, फिर इन नोट्स का मतलब ही क्या है, फिर इन नोट्स को साइड में फेंकता है। और वो 6 क्वेश्चन कहां मिलेंगे, वो भले उसके लिए 6 किताब पढ़नी पड़े, वो पढ़ेगा। उसने कहा नहीं सर 6 क्वेश्चन बाहर से आए थे। अरे 94 इसके अंदर थे, और इसकी मेरिट 50% जाती है, एग्जाम की मेरिट 60% गई है। मतलब 94 में से तू 60 सवाल कर लेता तो भी तेरा प्री पास हो जाता, या जो भी एग्जाम था वो पास हो जाता। तो ये भी हमेशा ध्यान रहे कि हम क्या पढ़ते हैं, उसको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब तक हम ये नहीं जानते तब तक कंपटीशन पास नहीं होते। मैं और बताऊं, यहां हम जितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं, सर साइंस पढ़ाए, आगे कोई सर इकोनॉमी पढ़ाए, मैम आएंगे आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे,
आप इसको यूं समझिए कि मैं जैसे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं वास्तव में आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। कोई ये समझे कि मेरे से हिस्ट्री पढ़ के और किसी को पूरी हिस्ट्री आने लग जाएगी तो गलतफहमी है। मुझे नहीं आती तो उसको कहां से आएगी? तो फिर क्या पढ़ाते हैं कोचिंगों के अंदर? हम पढ़ाते हैं पुराने आए हुए क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जिनके आने की संभावना है। ये केवल और केवल क्वेश्चन आंसर का खेल है। मैं आपको पढ़ाने से पहले पुराने पेपर देख के आरपीसी के सारे, और मुझे लगा पुराने पेपर में ये क्वेश्चन बने हुए, तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि ये क्वेश्चन इनको वापस पढ़ा दो। और साथ में मुझे कई बार पढ़ते टाइम लगता है कि यार ये पूछा ना, तो इसके जैसा ये भी पूछ सकते हैं, थोड़े से ये लिखा दो। 80% पुराने क्वेश्चन, 20% थोड़ी नई चीजें। केवल ये कोचिंगों का खेल इतना ही है। नोट्स का खेल केवल और केवल ये होता है, और यही चीज आरपीसी में आती। अपने को भी वास्तव में मतलब उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है या उस कंपटीशन को पास करना है? कंपटीशन को पास करना है तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, जैक को किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बन। कई बार स्टूडेंट आगे कहता है कि सर इसको डेप्थ में पढ़ने के लिए क्या करूं? तो खड्डा खोद के पढ़ ले। नहीं सर बुक बताओ, उससे क्या पढ़ो? दो तो नहीं पढ़नी है। क्यों जाना है डेप्थ में? डेप्थ में जाना है किसी को तो एमए करे, एमफिल करे, पीएचडी करे। इतना डेप्थ में जाएगा जिसकी हद नहीं है। हाँ, लेक्चरर बनेगा, आगे और लोगों को डेप्थ में लेके जाएगा बाद। या पेपर पास करना है, ये क्या प्री पास, ये क्या मेंस पास, ये इंटरव्यू दिया, ये सिलेक्शन हुआ। बाद में इन किताबों के हाथ नहीं लगाना, फेंकनी है साइड में। तो पेपर जितने से पास हो सकता है उतनी चीजें पढ़ ली जानी चाहिए। आई बात समझ में? तो राजस्थान वाला पोर्शन मैंने बता दिया क्या उपयोगिता रखता है अपने आप के अंदर। ये प्री पास करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई इसको बहुत अच्छा सा करे इस पूरे पोर्शन को, तो प्री इजी पास हो जाता है। उधर वाला पोर्शन को अच्छा सा और तैयार कर ले और अच्छा पास हो जाता है। मैं चाहूंगा आप दोनों को अच्छा कर लें, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम पड़ा है। ये अक्सर वे बच्चे जो प्री के बाद आते हैं पूछते हैं मेरे से, सर मेरे को ऐसा तरीका बता दो जिससे प्री पास हो जाए। तो मैं ये तरीके बता देता हूं। मैं आपको चाहूंगा आप साइंस भी अच्छी सी पढ़ें, ये अच्छी सी पढ़ें, ताकि मैं अगली बार जब आपसे पूछूं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं तो आप मुझे वापस मुस्कुरा कहो कि सर कट ऑफ से 50 ज्यादा, या सर हमारे जितने आ रहे हैं उससे 50 कम कर लो, उतनी तुम्हारी कट ऑफ है। बाकी वाले उतने पे पास होंगे जितने से मेरे से 50 उनके कम होंगे, तब तो बात मजे की है। वरना कि आप मेरे से आगे पूछोगे मेरिट कितनी जाएगी और मैं कहूं यार मुझे लगता है ये 85 से 90 के बीच जाएगी, 4-5 नंबर बढ़ जाएगी, यार पेपर सिंपल आया था। तुम्हारे कितने बन रहे हैं? और तुम मेरे कहोगे सर 86 है, पर वो एक सवाल थोड़ा सा यूं लोचा है। आपके आंसर की में ये और मेरे हिसाब से ये, क्योंकि आपको तो हिसाब इसलिए लगा रहे हो ताकि 86 में पहुंच जाओ। आदमी अपने जीव को भी तो राजी रखना चाहता है। तो अगर वो हटा दूं तब तो 84 है, और वो जोड़ लूं तो 86 है। तो मेंस की तैयारी करूं या ना करूं? सर के पास क्या जवाब बचे? सर ही बाद में टाबर को राजी रखे। तो सर कहते हैं कर ले एक बार तैयारी, यदि 85 गई तो हो जाएगा, और नहीं भी गई, ऊपर चली गई 86 चली गई 87 नहीं होगा तो पढ़ाई अगली बार काम आ जाएगी। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो पढ़ाई तो कर ले कम से कम। तो पर उस स्टूडेंट से अगले 1.5 महीने तक, जब तक मेंस प्री का रिजल्ट नहीं आता, उस बंदे से पढ़ाई नहीं होती। उसके मन में ये रहता है 87 जाएगी, फिर वो थोड़ी देर बाद वापस कहता है ना 84 ही जाएगी। मैंने उन सर, वो सर राजवीर सर थोड़ी ज्यादा बताते हैं मेरिट, उन सर से पूछा था, उन्होंने कहा 82 जाएगी। तो उसके फेवरेट सर कई दिन तक वो रहते हैं दूसरे वाले 82 वाले, या मैं 82 बता दूं तो मैं फेवरेट सर रहता हूं बाद में उनका कई दिनों तक। ये हो ही नहीं। आप आके ये कहो कि नहीं सर अपने तो 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, तब तो देखो फाउंडेशन बेस का मतलब निकलेगा। तब तो आप इस बात के लिए घर वालों को लाख लाख थैंक यू बोलो कि घर वालों ने आपको उस टाइम भेजा जब वैकेंसी नहीं है। अक्सर घर वाले अपने बच्चों को तैयारी के लिए तब भेजते हैं। भाई नॉर्मली स्टूडेंट यदि घर वालों को कहे कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, तो घर वालों का पहला सवाल क्या होता है? वैकेंसी आ गई? तो ना वैकेंसी इतनी है तो वैकेंसी आने दे, बाद में कोचिंग कर लेना, यही होता है नॉर्मल सवाल, यही होता है। पर यदि आपके घर वालों ने आपसे नहीं पूछा और आपको यहां भेजा है कि नहीं तू पहले से जाके तैयारी कर, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई वही है जो शांति काल में होती है, युद्ध काल में तो मारा मारी है। वैकेंसी आने के बाद में यदि कोई पढ़ाई शुरू करता है तो फिर मारा मारी करता है अपने आप। शांति काल में कोई जितना पसीना बहाता है, युद्ध में उसका खून कम बहता है। शांति काल में कोई जितना ज्यादा पसीना बहाता है, युद्ध काल में उसका खून उतना ही,
उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि उसको वो युद्ध जैसा लगता ही नहीं, वो लगता है डेली खेलते हैं वैसे यहां पे खेल लेंगे। तो मैं यहां देखता हूं वे बच्चे जो यहां पे सिंसियर ढंग से सारे टेस्ट दे देते हैं, सारे टेस्ट दे दिए कि 18 महीने की कोचिंग, 18 महीने में 1 महीने में कितने मंडे आ गए? 4, 2-3 मंडे बीच में छोड़ छाड़ दो कि छुट्टियां उटियां आ जाएगी। 18 महीने के सीधे सीधे मंडे निकालो तो मंडे होते हैं 72। मैं कहता हूं मान लो 10 भी मंडे खराब हो गए, यदि कोई छुट्टियां आ गई, दिवाली की छुट्टी आ गई, होली की छुट्टी आ गई, उनमें अपने टेस्ट नहीं दे पाए, तो भी 62 टेस्ट हो गए। बहुत होते हैं यार 62 टेस्ट। 62 टेस्ट तो क्लास के दौरान हो गए। बाद में जब प्री की वैकेंसी आती है तो उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज और चलाते हैं कि लो थोड़े और दो यार, प्रैक्टिस और करो। बंदा 10-15 वो दे गया, इतने में टेस्ट दे लिया उसने 70-80 टेस्ट का मतलब उसका इतना वो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि वहां वाले पेपर को देखकर उसे लगता है ठीक है यार, जैसे 80 टेस्ट वहां दे रहा था यहां दे लूंगा, वहां पे इतने टेस्ट लिखे थे यहां पे दे लिए। और जिन बच्चों के टेस्ट नहीं दिए हुए होते हैं, जो सीधा वहां जाकर ही होते हैं ना, कहते सर परफॉर्म वही करेंगे डायरेक्ट, दूझता है। मैंने आपने खुद ने कभी एग्जाम को दूसरे एग्जाम दिए आरएस नहीं दिया, देखा होगा कि कई बार हर क्लासरूम में ऐसा होता है कि किसी बच्चे को वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई है ना, लड़कियां अक्सर रोने लग जाती है एग्जाम हॉल के अंदर, जोर जोर से रो रही है उसके अंदर। मैंने एमए के रीन एग्जाम में देखा, मेरे पीएचडी चल रही है, मेरे वो पीएचडी के पेपर चले और पीएचडी वाले पेपर में एक और दूसरे सब्जेक्ट की लड़की हमारे क्लासरूम के अंदर बैठी हुई और वो जोर जोर से रोने लग गई। कोरोना वाला टाइम, वो भाग के मास्टर सारे भागे, क्या हुआ क्या हुआ? सर कुछ ही नहीं आ रहा मेरे को इसमें। आपने यूनिवर्सिटी और गजब है ये। हाँ? हाँ? इसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं, इमरजेंसी सर्विस है बिना। हाँ, इसका ध्यान रखना आपने। वो टीचर भाग के क्या हुआ तेरे? सर मेरे कुछ आ नहीं रहा है। टीचर अपने और भोले है भले लोग, टीचर वापस करें, देखो इस एग्जाम में तो कुछ भी लिख दोगे ना तो पास हो जाओगे। मैं तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम तो टीचर हो यार, तुम तो ये कहो कि नहीं आंसर तो लिखना पड़ेगा। उसने कहा कुछ ही नहीं आता है तो क्या लिखूं? तो टीचर और तरीका बता रहे हैं उसको, तुम ना क्वेश्चन को वापस उतार दो 3-4 बार। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, इसको घुमा फिरा के लिख दो। हम ही तो जान चेंगे कॉपी, हम पास कर देंगे तेरे को। ये क्यों है? क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं है। ये नहीं है कि उसको आता नहीं है, आता है उसको। वो यदि एग्जाम देने के लिए आई तो पढ़ के आई है, पक्का उसने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, पर वहां पे आके उसको डर लग रहा है क्योंकि उसको पहले से कोई एग्जाम लिखा हुआ नहीं लिखा तो उसको लगा कि मैं भूल गई। या कोई स्टूडेंट होता है उसको लगता है, मैं खूब सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो वॉमिटिंग करने बाहर जाते हैं, थोड़ी देर के अंदर टॉयलेट जाएंगे, पानी पीने के लिए जाएंगे क्योंकि घबराते हैं। पहले खूब पढ़ा हुआ रहता है लेकिन टेस्ट नहीं दिए हुए थे, तो वहां जाके समझ में आता है कि टेस्ट का महत्व क्या होता है अपने आप में। तो पहले बड़ी बात है तो 2-3 चीजों का ध्यान ही रखना कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये चीजें हमेशा आपके जहन में रहनी चाहिए। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आरपीसी का जो आरएस का सिलेबस है वो पता है? क्या आपका सिलेबस क्या क्या है? सुनाओ देखिए खड़े होके। सिलेबस बता, सिलेबस। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस बता। पढ़ के नहीं आया? हाँ, तो ऐसे याद होने चाहिए, मैंने इसीलिए खड़ा किया। सिलेबस बैठ जा, कोई बात नहीं, शाबाश। सिलेबस एग्जैक्टली सबको याद होना चाहिए। वे लोग जिनको सिलेबस याद रहता है वो बाकी लोगों की तुलना में साइकोलॉजिकल लीड रखते हैं। आज घर पे जाके सबसे पहला काम यह करना है, आपका जो साइंस वाला रजिस्टर उसके पहले पन्ने पे पूरे साइंस का सिलेबस एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए। मेरे वाला जो रजिस्टर बनाओगे उसके पहला पन्ना खाली छोड़ देना, उस पर पहले पे सिलेबस लिखना पूरा जाके, जैसा आरपीसी ने लिख रखा उसकी साइड से कॉपी पेस्ट मारना, अपनी तरफ से कुछ नहीं कि पहले ये है बाद में ये। उससे क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो अब आपको ये तो पता रहता है कि क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ा तो ये है कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो काम का है कि नहीं। वरना कई बार तो बच्चों को मास्टर पढ़ा के चल जाता है, बच्चे को ये पता ही नहीं चलता कि सही पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मैं अक्सर वो क्लास में एग्जाम्पल देता हूं। एक बार हमने बीच में कोई फर्स्ट ग्रेड के बैच बना लिए, कोई पुराने हमारे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि सर हमें तो मास्टर जी बनना है और हमें पढ़ाओ। अब वो फर्स्ट ग्रेड वाले बैच बना तो लिए, पर यहाँ आरएस के बैच इतने होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाए कौन? हमारी वाली फैकल्टी सारी आरएस में लगी रहती है। तो क्या यार, थोड़े नए टीचर ले आते हैं, उनसे पढ़ा देते हैं। तो साइंस के एक नए सर लेके आए और साइंस वाले उन सर को उस क्लास में भेजा। मैं गया बाद में, मैंने जाके पूछा कि भाई साइंस में सर आए थे, कैसे पढ़ा गया? और लड़कों ने, सर बेहतरीन, मजा आ गया। क्या पढ़ाया था सर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन वापस जाकर, अरे सर पूछो ही मत आप क्या पढ़ा रहे हैं हमें।
10 दिन बाद में स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि सर इन सर ने जो टॉपिक पढ़ाया वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तभी तुम कह रहे थे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो तुम 10 दिन से पढ़ क्यों रहे थे कि मजा तो आ ही रहा था सर। तो ऐसे मजे लेके क्या करना है आपने। तो सिलेबस सबको याद होना चाहिए। कल याद करके आओगे? चलो आप अपना हेडिंग डालो, लिखो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास। नया रजिस्टर नहीं है तेरे पास? इसमें साइंस ही लिखी, इसमें दोनों लिखेगा? साइंस का अलग है? हाँ फिर शाबाश, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हाँ एक और बात बताऊं मैं आपको। अक्सर आप में से खूब सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कहेंगे यहां पे तो लिखूंगा रफ में और घर पे जाके करूंगा फिर। ये 8वीं क्लास नहीं है, जो होगा वो यही होगा। घर पे जाके केवल पढ़ाई करनी है, इसके अलावा रफ फेर का कुछ ही नहीं है। ये लिख लिख के पोथे नहीं भरने। आपकी जिंदगी का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जमा जमा के नोट्स बनाऊंगा और अगली पीढ़ी के काम आ जाएंगे बाद में, है ना। कईयों को ये रहता ही है कि नहीं सर सुंदर सुंदर जमा जमा के नोट्स लिखने हैं, जैसे जिस राइटिंग में लिखे जाए उसमें लिख लो। अच्छा, कईयों को ये रहता है कि सर हमारी राइटिंग खराब है, वो ज्यादा राजी हुई है। जिन लोगों की राइटिंग खराब है उनके नंबर ज्यादा आते हैं, क्योंकि आरपीसी को समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है। बेनिफिट ऑफ डाउट नाम की भी चीज होती है। मैंने ज्यादातर लोगों के राइटिंग खराब वालों के नंबर अच्छे देखे हैं, इसलिए लोड नहीं लेना इतना। और जिनकी राइटिंग अच्छी है उनकी भी पेपर में खराब हो जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा लिखना पड़ता है कि लास्ट तक जाते जाते तो आपका हाथ ही दर्द करने लग जाता है, और लास्ट में जाते जाते सबकी राइटिंग खराब ही हो जाती है। राइटिंग अच्छी बुरी से ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया जाए कि अशुद्धियां ना करो। कोई फर्क नहीं पड़े राइटिंग कैसी है कैसी नहीं है, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। शब्द लिख रहे हो सही या नहीं लिख रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि आपने राजस्थान का इतिहास लिखा और उसको ऐसे लिख रहे हो फिर, या उसको बाद में ऐसे लिख रहे हो। ये मारा मारी है। लिखने में आप भले ही हो, इतिहास को ऐसे भी लिख दोगे, नहीं समझ में आ रहा तो भी पल्ले पड़ता है कि चल चुला जाएगा, राइटिंग तो खराब है, समझ लेगा अगला हास लिखा तो आगे इति लिखा होगा और तो क्या है ना। अगला थोड़ा दिमाग लगा लेगा, फूटे अगले के पढ़ना उसको, आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको लिख के आना, पढ़ बुढ़ा लेगा अपने आप। ये नहीं होना चाहिए, ये वाले ज्यादा खराब करते हैं अपने। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि भाई हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे